हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शीत युद्ध का दौर, जैसे कि आपकी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय, पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा, जो कि 1945 से 1991 तक जो चला था, उसके बारे में डिस्कशन करके, इससे पहले शीत युद्ध से पहले क्या स्थिति थी इसके बारे में अपन थोड़ा जानेंगे, ताकि शीत युद्ध अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो हम शुरुआत, जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यूरोप से होती है। सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण आता है, जो कि 14वीं सदी की बात है। उस समय यूरोप में पुनर्जागरण आता है, और जब यूरोप में पुनर्जागरण आता है तो इससे नए नए आविष्कार होते हैं और नए नए उद्योग पनपते हैं। तो जब सबसे पहले जब युद्ध, शीत युद्ध से जब हम पहले, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात करते हैं, तब जब है जो यूरोप के अंदर जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पुनर्जागरण की होती है, और उसके बाद में जो पुनर्जागरण से जो नए नए जो व्यापार पनपते हैं उससे व्यापारवाद आता है। हालांकि पुनर्जागरण से धर्म प्रचार के नाम पर वो अन्य देशों में है जो अपने धर्म का प्रचार करता है, साथ साथ में व्यापार करते हैं। तो जब व्यापार करते हैं तो उनको अच्छी आय होती है, और जब अच्छी आय होती है तो और निवेश करना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं, तो इससे और अधिक कच्चे माल की है जो उनको आवश्यकता हुई। जब अधिक कच्चे माल की आवश्यकता हुई तो उनको है जो और नए नए क्षेत्रों को जो खोजना पड़ा। तो उन्होंने नए नए देश जो थे उनको खोजा और वहाँ गए धर्म प्रचार के नाम पर, लेकिन वहाँ उन्होंने धीरे धीरे वहाँ व्यापार भी शुरू किया, और व्यापार करते करते उन्होंने उनको अपने अधिकार में ले लिया, अपना धीरे धीरे जो इस क्षेत्र को व्यापार के नाम पर, जैसा कि ब्रिटेन के अंदर जो कि यूरोपीय कंट्री है, तो उन्होंने उनकी जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे जो इसने यहाँ भारत से व्यापार किया और देश पर है जो आधिपत्य कर लिया। इसी प्रकार इन्होंने है जो विभिन्न देशों को इस प्रकार से व्यापार से धीरे धीरे है जो, जब व्यापार की आवश्यकता तो उन्होंने औद्योगिकरण किया, जैसा कि ब्रिटेन से औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। और इसी प्रकार से जब औद्योगिकरण हुआ, उनके पास और है जो ज़्यादा निवेश करने के लिए पैसे हुए, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने नए नए उपनिवेश बनाने शुरू किए, और कई है जो देशों को अपना उपनिवेश बना दिया। यूरोपीय कंट्रीज़ ने जब अपने अपने है जो क्षेत्रों के अंदर अपना अपना जो साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया और उपनिवेश बनाना शुरू किया विभिन्न देशों ने, यूरोपीय कंट्रीज़ ने, तो उनमें आपस में है जो इस प्रकार से होड़ सी लग गई, और उनमें है जो शंका पैदा हो गई कि मेरे से ज़्यादा वो शक्तिशाली न हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए उनमें क्या हो गई, एक इस प्रकार से है जो जब शंका उत्पन्न हुई तो उनमें सुरक्षा के लिए उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए, और जब एक देश ने हथियार बनाना शुरू किया तो दूसरों में भी इसी प्रकार से होड़ सी हो गई, और इस प्रकार है जो यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर हथियार बनाने की होड़ सी लग गई, और वो हथियार बनाने लग गए। और जब हथियार बनाने लगे और इस प्रकार से जब अपना साम्राज्य फैलाने लगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे है जो लड़ाई शुरू होती है। और उस प्रकार से क्यों, क्योंकि वही अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो साम्राज्य, दूसरे जो भी स्टेट है, जो भी अपनी कंट्री है, उसको अपने आधिपत्य में करने के लिए कई देशों ने कोशिश की, और इस प्रकार आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। और वो लड़ाई कहाँ से शुरू होती है, अपन बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कई है जो देशों ने भाग लिया था, पूरा विश्व है वो लगभग 2 गुटों में बंट गया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध, जो कि जुलाई 1914 से सितंबर 1918 तक चला, वो किस प्रकार से, थोड़ी सी इसके बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं। हालांकि आपके अपने कोर्स के हिसाब से केवल अपने को इतना ही याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध है वो कब हुआ, जुलाई 1914 से सितंबर 1918 तक। अपने लिए यही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि यूरोपीय कंट्रीज, जो कि ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी फ्रांस के पास में है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार है, वह बोस्निया की राजधानी सराजोवा में घूमने के लिए जाता है, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया इन दोनों के बीच में नहीं बनती थी। तो जब है जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की बोस्निया की राजधानी सराजोवा में हत्या हो जाती है, तो
ऑस्ट्रिया ये संदेह करता है कि ये हत्या सर्बिया ने करवाई है, ये हत्या सर्बिया ने करवाई है, और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया पर हमला कर देता है, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला करता है तो जर्मनी उसका सपोर्ट करता है। जर्मनी कहता है कि भाई बिल्कुल है जो आप है जो इन पर हमला करें, मैं आपके साथ हूं। तो अब है जो ऑस्ट्रिया पर जब ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया पर हमला किया और जर्मनी ने सपोर्ट किया, तो सर्बिया का सपोर्ट है वो सोवियत संघ ने किया, क्योंकि सर्बिया की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी अपन सभी जानते हैं, वही उसके साम्यवाद की स्थिति थी, समाजवादी की स्थिति थी, इसलिए जो सोवियत संघ ने सर्बिया का सपोर्ट लिया। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया और सर्बिया की लड़ाई में जर्मनी और सोवियत संघ भी शामिल हो गए, और इस तरह धीरे धीरे जर्मनी के साथ में हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, इन्होंने भी ऑस्ट्रिया का सहयोग किया। तो इस तरफ है जो सर्बिया का है जो सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने इनका है जो सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से ये पूरा ऑस्ट्रिया और सर्बिया की लड़ाई है पूरे विश्व की लड़ाई बन जाती है, और सभी देश है जो इसमें इस प्रकार से लगभग काफी देश है जो दो गुटों में होकर के वो लड़ते हैं, और इसके अंदर बहुत अधिक जनमाल की हानि होती है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में जो लड़ाई थी उनमें ऑस्ट्रिया की हार होती है, क्योंकि ये सब है जो एक हो जाते हैं और इनको हरा देते हैं। और धीरे धीरे है वो हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की वो भी है जो धीरे धीरे है जो आत्मसमर्पण कर देते हैं, हार जाते हैं और वो लड़ाई से हट जाते हैं। पीछे जर्मनी रहता है, और जर्मनी को बुरी तरह से यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये सारे मिलकर के जर्मनी को बुरी तरह से हरा देते हैं। और जब जर्मनी की हार होती है तब फ्रांस के पेरिस शहर में 1919 में वर्साई की संधि होती है। 1919 में वर्साई की संधि होती है, और इसके तहत जो जर्मनी ने जो अपने आसपास के क्षेत्र जो जीते थे, जो उपनिवेश अपने बनाए थे, उन उपनिवेशों को इन देशों ने, ब्रिटेन, फ्रांस और आसपास के जो इलाके थे, इन्होंने क्या कर दिया, इनके जो जीते हुए उपनिवेश थे वो अपने में बांट लिए, और इस प्रकार से वर्साई की संधि में जर्मनी की बेइज्जती हुई, और इस प्रकार से जर्मनी की जबरदस्त हार हुई, और वहाँ के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप को वर्साई की संधि से है जो वो अपने आप की इंसल्ट मानते हैं, अपने आप का अपमान मानते हैं। तो इस प्रकार से ये 1918 के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। 1919 में वर्साई की संधि होती है, 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और धीरे धीरे इसके बाद में जब सन 1933 के अंदर एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आता है 1933 में, और इस प्रकार से जैसे ही हिटलर जब सत्ता में आता है तो उसके दिमाग में, वो तो पहले विश्व युद्ध में था, उसने सारा अपमान देखा था, जर्मनी का जिस प्रकार से हार हुई थी वो खुद है जो वहाँ मौजूद था, और इसकी तो जो ब्रिटेन के जो सैनिकों ने इसकी तो जान बचाई थी, उसको सब पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, और वह है जो उस हार का बदला लेने के लिए वो तड़प रहा था। और इस प्रकार से जैसे ही एडोल्फ हिटलर जीत करके जर्मनी की सत्ता में आता है तो वह अपने जो उपनिवेश है जो पास के देशों ने बांट लिए थे, उन उपनिवेशों को वापस लेने की सोचता है, और वह है जो लड़ाई शुरू कर देता है। इसी प्रकार जब है जो सितंबर 1939 के अंदर जर्मनी है वो पोलैंड पर हमला कर देता है, कि पोलैंड है जो मेरा उपनिवेश था। इस प्रकार से जर्मनी मतलब हिटलर वो है जो पोलैंड पर हमला कर देता है, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है, तो अपन सभी जानते हैं
कि जिस प्रकार से जब 1933 के अंदर जब हिटलर सत्ता में आया था, उसके बाद में उसने है जो अपने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू कर दिया था और वो काफ़ी इलाकों को जीत चुका था। तभी ये जो इटली के अंदर, तभी इटली में मुसोलिनी आता है और मुसोलिनी भी क्या करता है, मुसोलिनी भी अपने आसपास के क्षेत्र यानी वो इथोपिया पर, अफ्रीका के अंदर, जिस प्रकार से अफ्रीका नीचे है तो इस प्रकार से अफ्रीका जो नीचे कंट्री है वो जो उस पर हमला कर देता है। और इटली की रणनीति ये रहती है कि जिस प्रकार जर्मनी यूरोप के देशों को जीत रहा है, उसी प्रकार है मैं अफ्रीकी देशों को जीत करके मेरा साम्राज्य बढ़ा सकता हूँ। तो इस प्रकार से जब जर्मनी धीरे धीरे आक्रमण करके अपने क्षेत्रों को बढ़ा रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, तभी इटली ने भी शुरुआत कर दी। अब जर्मनी को लगा मैं अब एक नहीं हूँ, मैं अब कितने हो गए, 2 हो गए। और वो इटली का सहयोग करने लगा कि ठीक है मैं जो यूरोपीय कंट्रीज को जीत रहा हूँ तो अफ्रीका को जीत। तभी है जो क्या होता है, जापान है, वो जापान भी है जो इस प्रकार अपने आसपास क्षेत्रों को जीतने लगता है। चीन के मंसूरियन क्षेत्रों के अंदर वो हमला कर देता है। इस प्रकार ये है जो 3 देश हो जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले जर्मनी, उसके बाद में इटली और उसके बाद में जापान। ये तीनों देश है वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। जर्मनी है वो यूरोप में और इटली है वो अफ्रीका में और जापान है वो एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में वो लग जाते हैं। इस प्रकार से तीनों में अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। और इसलिए ये है जो द्वितीय विश्व युद्ध हो, उनकी है जो अपन कह सकते हैं कि धुरी थी, यानी इन्होंने युद्ध शुरू करवाया था। जर्मनी हमेशा है जो, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे शीत युद्ध हो, वो हमेशा केंद्र में रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध इनको धुरी राष्ट्र कहा गया। जर्मनी, इटली और जापान, इन 3 देशों को धुरी राष्ट्र कहा गया। क्यों? क्योंकि यही है जो धुरी थी जिस पर है जो सारा है जो अपन कह सकते हैं कि युद्ध का वातावरण चल रहा था। तो इस प्रकार इनको क्या कहा गया, धुरी राष्ट्र। अब इन 3 राष्ट्रों को रोकने के लिए यूएसए व यूएसएसआर ने और ब्रिटेन ने, फ्रांस और इन चारों ने मिलकर के आपस में मित्रता की और उन्होंने सोचा कि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये अपने पर भी हमला कर सकते हैं और अपने भी बुरे दिन आ सकते हैं। इसलिए यूएसए, सोवियत संघ, ब्रिटेन व फ्रांस ये चारों मित्र बन जाते हैं और इन तीनों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और इधर से जैसे कि जर्मनी, और जर्मनी पर है जो आपको ध्यान ही है, जब है जो 1941 के अंदर, और जर्मनी ने जैसा कि फ्रांस को भी हराया था और इधर से सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर रहा था, सोवियत संघ पर वो भी आक्रमण कर रहा था। उस दौरान क्या हुआ, 1941 के अंदर जापान ने अमेरिका के होलोलो द्वीप पर, वहाँ एक पोर्ट था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, वहाँ है जो जापान ने हमला कर दिया। और जैसे ही पर्ल हार्बर पर हमला होता है तब अमेरिका की आंखें खुलती है। पहले अमेरिका तटस्थ रहता है, वो पंचायती नहीं करता है फालतू की अपने को किसी प्रकार से, लेकिन जैसे ही जब जापान है जो अमेरिका पर हमला करता है तब वो जो एक्टिव होता है और वो है जो अमेरिका है वो जर्मनी पर, और इस तरह से है जो उनके जर्मनी के जो जापान पर और जर्मनी पर इस प्रकार से वो आक्रमण कर देता है। इधर से रूस करता है, इधर से ब्रिटेन, इधर से अमेरिका। इस प्रकार से तीनों है जो देशों ने इनको है जो घेर लिया और इस प्रकार से फ्रांस, चारों देशों ने इनको घेर लिया और सबसे पहले इटली को हराते हैं और इटली सबसे पहले समर्पण करता है। उसके बाद में जर्मनी की बारी आती है और जर्मनी भी है जो हार जाता है और जर्मनी भी है जो इनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और जापान भी आत्मसमर्पण करने ही वाला होता है, लेकिन
अमेरिका है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, वो है जो 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला कर देता है। और उस परमाणु बम का नाम गुप्त नाम है जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। उस परमाणु बम से वो 6 अगस्त 1945 को हमला कर देता है। और 6 अगस्त के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का ही एक शहर है जिसका नाम है नागासाकी, उस पर वो हमला कर देता है। और उस परमाणु बम का गुप्त नाम था फैटमैन। उस परमाणु बम का गुप्त नाम था फैटमैन। इस प्रकार से वह है जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जिसने जापान पर परमाणु बम से हमला किया और जापान को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार से जापान बेहार जाता है और ये जो तीनों धुरी राष्ट्र होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, इनकी हार हो जाती है और इनकी जीत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, इन दोनों में से धुरी राष्ट्र हार जाते हैं और मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। और 1945 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो विश्व है वह 2 गुटों में बंट जाता है। वो किस प्रकार से, देखिए, एक तरफ यूएसए होता है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत संघ होता है जिसमें समाजवादी व साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है। यानी पूंजीवाद और ये साम्यवाद क्या है, तो ध्यान दें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि ब्रिटेन के अंदर यानी यूरोपीय कंट्रीज में अधिकतर है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। इसी के कारण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण ही ये यूएसए इनको सपोर्ट करता था। यानी यूएसए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये जो पूंजीवादी समर्थक यानी जो जिसमें जहाँ जिस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनको वो सपोर्ट करता था। यानी पूंजीवाद का मतलब ये होता है जहाँ सरकार का नियंत्रण बिल्कुल न के बराबर होता है और लोगों को व्यापार करने की छूट रहती है, खुली छूट रहती है, जितना पैसे कमाना चाहे वो कमा सकता है और सरकार का नियंत्रण न के बराबर होता है। इसकी आलोचना इस तथ्य से की जाती है कि यहाँ है जो श्रमिकों का शोषण होता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स आया था और कार्ल मार्क्स ने इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो बिल्कुल आलोचना की थी और कार्ल मार्क्स की विचारों के आधार पर ही रूस के अंदर 1917 के अंदर क्रांति होती है। वहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी पहले, तो इस प्रकार से 1917 के अंदर वहाँ पूंजीवाद को उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्यों? क्योंकि इस जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर वो उनके विचारों के आधार पर वो ये कहते हैं कि श्रमिकों का शोषण होता है। तो इस प्रकार से वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकते हैं और 1917 के अंदर यूएसएसआर सोवियत संघ में साम्यवाद स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इन 2 विचारधाराएं विश्व के अंदर 2 प्रकार की विचारधाराएं जन्म ले लेती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अपन कह सकते हैं पूंजीवादी समर्थक देश और दूसरे साम्यवाद समर्थक देश। तो जहाँ ध्यान रहे विश्व के अंदर इन 2 विचारधाराओं के जो अपनाने वाले देश हैं उनमें इस प्रकार से आपस में दोनों विचारधारा वाले जो देश हैं वो अपने अपने हैं जो समर्थक देशों को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपस में तनाव उत्पन्न हो गया। तो 1945 के अंदर जब वह जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो अपन सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से यूएसएसआर सोवियत संघ का यूएसए ने सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि वह धुरी राष्ट्रों को हराना चाहते थे। हालांकि वो मित्र राष्ट्र थे, दोनों मित्र राष्ट्र थे, लेकिन आत्मा से वो कभी मित्र नहीं थे, ठीक है ना। वो मजबूरी थी उन दोनों की, इसलिए वो मित्र बने रहे, लेकिन आत्मा से वो कभी मित्र नहीं रहे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उनमें आपस में है जो तनाव उत्पन्न हो गया और तनाव उत्पन्न होने का कारण वही विचारधारा पूंजीवाद और साम्यवाद।
तो ध्यान दें, तो इस प्रकार से दोनों के मध्य है जो ये शीत युद्ध शुरू हो जाता है। अब शीत युद्ध क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। तो ध्यान दें, जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध की संभावना पूरी रहती है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, आरोपों व प्रत्यारोपों से एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, हथियारों या युद्ध से नहीं बल्कि विचारों से, बल्कि अपने हैं जो अपन कह सकते हैं अपने वक्तव्य से, अपने विचारों से वो हराना चाहते हैं। ये होता है शीत युद्ध, और यही 1945 के बाद में शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ये सभी देश जानते थे कि युद्ध के जब विनाशक जो परिणाम मिले थे उनसे ये सभी वाकिफ थे, इसलिए कोई भी है जो देश नहीं चाहता था कि इस प्रकार हथियारों से लड़ाई हो, इस प्रकार वास्तविक युद्ध हो। इसलिए दोनों विचारधाराएं अपना है जो प्रभुत्व जमाने के लिए, विश्व के अन्य देशों पर अपना है जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ये है जो इस प्रकार से वाक्य युद्ध करते हैं। तो अपन सभी जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो जर्मनी की पराजय होगी, जर्मनी बुरी तरह से हार गया, और जर्मनी पर अधिकार को लेकर इन दोनों देशों के मध्य है जो इस प्रकार से तनाव उत्पन्न हो गया। यानी जर्मनी जो था, जब यूएसए ने इस प्रकार से यहाँ से आक्रमण करके मध्य जर्मनी तक है जो इन्होंने ये है जो अपने अधिकार में ले लिया था जर्मनी को। इसी प्रकार से यूएसएसआर इधर से है जो वो हमला करता है और मध्य जर्मनी तक वो यूएसएसआर यानी जर्मनी को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस प्रकार से मध्य जर्मनी तक है जो यूएसएसआर आ जाता है, इस प्रकार यूएसए है जो इस तरफ आ जाता है। अब दोनों है जो जर्मनी को अपने जो कस्टडी में यानी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, तो दोनों है जो वहाँ सेनाएं आपस में भिड़ जाती है। तो क्या हो जाता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो कि जर्मनी के बीच सेंटर में है, और वहाँ है जो एक दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार बाद में खड़ी जाती है, पहले कांटे बिछाए जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होने का कारण एक ही है कि जब है जो यूएसए जब है जो जर्मनी पर आक्रमण करके अपना जर्मनी को कब्जे में लेना चाहता है, तब है जो क्या होता है, ये दोनों बीच में है जो इस प्रकार से मध्य जर्मनी तक है जो वो इससे आगे है जो ये यूएसएसआर आने नहीं देता है। तो होता क्या है कि जब है जो पूर्वी जर्मनी के शिक्षित वर्ग यानी कई जो पढ़े लिखे लोग थे वो पश्चिमी जर्मनी की ओर जाने लगे, यानी पूंजीवाद के कारण। तो इस प्रकार से यूएसएसआर ने क्या किया, उन लोगों का है जो जब विस्थापन होने लगा, वहाँ से जाने लगे, शिक्षित वर्ग वहाँ से जाने लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, रातों रात है जो दीवार खड़ी कर दी। और वो की थी अगस्त 1961 में। अगस्त 1961 में बर्लिन शहर में है जो इस प्रकार की दीवार खड़ी कर देते हैं 150 किलोमीटर लंबी, और जिसको शीत युद्ध का सिंबल कहते हैं, और इस प्रकार से जब वो दीवार जहाँ बनती है उसके पूर्व में वो है जो पूर्वी गुट कहलाता है, जिसके पश्चिम में है वो है जो पश्चिमी गुट कहलाता है। यानी इस प्रकार से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भाग हो जाते हैं और गुट भी दो बढ़ जाते हैं। इसके पश्चिम में रहने वाले उनको है जो पश्चिमी गुट कहा गया, और इसके पूर्व में रहने वाले देश उनको पूर्वी गुट कहा गया। इस प्रकार पूरा विश्व है वो दो ध्रुवों में बंट गया। यानी एक पश्चिमी गुट जिसका है जो प्रमुख देश था वो यूएसए था, और एक पूर्वी गुट जिसका प्रमुख देश था वो यूएसएसआर था। यानी जो पश्चिमी गुट था वो पूंजीवादी समर्थक देश थे, और जो पूर्वी गुट था वो है जो साम्यवादी समर्थक लगभग है जो इसमें देश थे। तो इस प्रकार से जो विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। अब देखो जो शीत युद्ध होता है क्यों होता है, अपन ने देख लिया कि शीत युद्ध है जो कोई हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, बल्कि है जो इस प्रकार से विचारों की लड़ाई थी, और इस प्रकार से आपस में है जो
ये समाचार पत्र पत्रिकाओं से लड़ा जाने वाला और इस प्रकार से टीवी चैनलों के माध्यम से इस प्रकार से आपस का है जो ये मामला था, तो ये क्यों हुआ, इसके कारण है। तो शीत युद्ध के क्या कारण थे? सबसे पहले कारण था महाशक्ति बनने की होड़, यानी विश्व के अंदर अब दो, एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, विश्व के दो प्रमुख देश थे जो दोनों क्या करना चाहते थे, दोनों विश्व की है जो प्रमुख ताकत बनना चाहते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों देशों के यानी ये होड़ मच गई कि है जो हम दुनिया का ताकतवर देश बने। तो इस है जो होड़ के कारण ये शीत युद्ध हुआ। दूसरी बात थी विचारधारा की लड़ाई। हमने बता दिया कि दो प्रकार की, पूंजीवादी और दूसरी है जो साम्यवादी। ये दो प्रकार की विचारधारा थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, और ये दो विचारधाराएं की लड़ाई थी, इस कारण से ये शीत युद्ध हुआ। तीसरी बात थी परमाणु युद्ध का डर। सभी देशों को परमाणु युद्ध का डर था कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए, और परमाणु युद्ध का विश्व है वो पहले ही है जो जान चुका है कि इसके कितने खतरनाक प्रभाव होते हैं, जैसा कि जापान में हुआ था। इसलिए परमाणु युद्ध को सबको डर था, इसलिए कोई भी युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए वो है जो ऐसे ही है जो शीत युद्ध जारी रख रहे थे। और चौथा है वाक युद्ध। ये एक प्रकार है जो आपस में बोलकर बिगाड़ने वाली व्यवस्था थी, यानी आपस में वाक युद्ध था, ठीक है ना। इस प्रकार से धमकियां देना, अगले वाले को डराना, धमकाना और डरा धमका करके अपना काम चलाना, ठीक है ना। युद्ध नहीं करना बल्कि डरा धमका करके अपना काम चलाना, यही शीत युद्ध था। तो इस प्रकार से शीत युद्ध की महाशक्ति बनने की होड़, ये दोनों जो प्रमुख देश थे वो महाशक्ति बनना चाहते थे और उसके समर्थक देश उनको सपोर्ट कर रहे थे। तीसरे विचारधारा, दूसरी थी विचारधारा की लड़ाई। दोनों विचारधारा थी परमाणु युद्ध का डर और वाक युद्ध। इस प्रकार से ये चार है जो शीत युद्ध के कारण रहे हैं। इस प्रकार विश्व जब दो ध्रुवों में बढ़ जाता है, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, विचारधाराओं के आधार पर, पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, तो इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं वाले देश, एक तरफ यूएसए होता है, दूसरी तरफ यूएसएसआर होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ होता है। दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और दोनों ही जो विश्व के अन्य देश थे उनको है जो एक दूसरे के विचारधाराओं को वो रोकना चाहते थे और अपने प्रभाव में लाना चाहते थे, और वो इस किसी भी तरह से उन देशों को अपनी तरफ करना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो भी उस समय विश्व के छोटे छोटे देश थे वो भी है जो इन गुटों में शामिल हो रहे थे। अब जो छोटे देश थे वो इन गुटों में शामिल क्यों हो रहे थे, उनके पीछे भी है जो उनका कुछ है जो उद्देश्य था। तो छोटे देश है उनको क्या लाभ था, वो इन गुटों में क्यों शामिल हो रहे थे? तो छोटे देशों को यही लाभ था कि ये जो देश हैं जिस गुट में भी शामिल होंगे उनको वो क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। यानी छोटे देश इसलिए इन गुटों में शामिल होना चाहते थे ताकि उनको सुरक्षा मिले, कोई भी उन पर आक्रमण करे तो वो उनकी रक्षा करे। दूसरी बात है हथियार। अब है जो किसी भी देश है, जो कोई भी देश उस पर आक्रमण कर दे तो उसकी सुरक्षा के लिए उनको हथियार चाहिए। तो हथियार कहाँ से मिलेंगे? जिस गुट में वो शामिल होगा वो देश उसको हथियार देगा, वो गुट उसको हथियार देगा। तीसरी बात है आर्थिक सहायता। और आप यानी छोटे छोटे देश थे तो उनके विकास के लिए उनको है जो आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती थी, तो वो है जो ये जो गुट थे वो उनको आर्थिक सहायता देते थे और विचारधाराओं के आधार पर वो किसी भी गुट में शामिल हो जाते थे और वो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। तो इस प्रकार ये छोटे देश उसमें शामिल होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी, उनको हथियार दिए जाते थे और उनको आर्थिक सहायता दी जाती थी, इसलिए वो छोटे देश इन गुटों में शामिल हो रहे थे। दूसरी बात कि भाई ये छोटे देशों को तो चलो ये लाभ है, लेकिन ये महाशक्तियाँ हैं, ये छोटे देशों को अपने गुट में क्यों शामिल करना चाहते थे? इनको क्या लाभ था? तो महाशक्तियों को भी छोटे देशों से कुछ लाभ थे। वो क्या थे? सबसे पहले तो प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, जैसे कि कहीं खनिज संपदा ज़्यादा निकलता, कहीं जो इस प्रकार से पेट्रोल वगैरह वहाँ निकलता है तो वो उसकी प्राप्ति, या और कोई भी खनिज है तो उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार से प्राकृतिक संसाधन वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है उन छोटे देशों से।
दूसरी बात, भू क्षेत्र, उनको ज़मीन मिल जाती थी जिनका वो उपयोग जिस तरीके से करना चाहते थे वो कर सकते थे, क्योंकि वो तो उनका है जो बिल्कुल करीबी दोस्त होता था, तो वो है जो आराम से उसका ज़मीन का यूज़ कर सकता था। तीसरी बात है सैन्य ठिकानों की स्थापना। अब जहाँ कहीं भी है जो पड़ोस में या और कहीं भी है जो किसी भी तरह से वो अगर वहाँ सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं या इस प्रकार का सैनिक ठिकाना बनाना चाहते हैं तो वो वहाँ आराम से बना सकता है और उसका यूज है जो दुश्मन को हराने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सैन्य ठिकानों की स्थापना के लिए भी वो छोटे देश लाभकारी थे। और चौथी बात थी सैन्य खर्च में मदद। अब जहाँ भी वो सेना स्थापित करते थे उस देश की सुरक्षा के लिए या अन्य देशों को हराने के लिए उनका खर्च भी है जो वो छोटे छोटे देश उठाते थे। तो इस प्रकार से महाशक्तियों को यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों को इन छोटे देशों को शामिल करने में भी उनको लाभ था, और लाभ ये था कि प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति, भू क्षेत्र मिलता था, जमीन का यूज करने के लिए मिलता था, सैनिक ठिकानों की स्थापना करने के लिए वो वहाँ उस जमीन को यूज ले सकते थे, और सैन्य खर्च में भी वो है जो मदद करते थे। इस प्रकार है जो छोटे देशों को भी लाभ था और महाशक्तियों को भी लाभ था। अब दोनों एक दूसरे को लाभ होने के कारण वो है जो जिस विचारधारा से जो जिनको अच्छी लगती थी, जिन विचारधारा उनको जिससे वो मिलती थी वो उस गुट में शामिल हो जाता था। तो इस प्रकार पूरा विश्व है वो दो गुटों में बिल्कुल है जो उस समय बंट गया था। फिर है जो अपन जानते हैं कि गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होने वाले, वो फिर तीसरी दुनिया अलग है। यानी ये पहली दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। पश्चिमी गुट जिसको पहली दुनिया कहा गया और पूर्वी गुट जिसको दूसरी दुनिया कहा गया, और तीसरी दुनिया है वो है जो जैसा कि अपन जानते हैं। और धीरे धीरे जो है उपनिवेश जो थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, और वो स्वतंत्र देश है जो किसी गुट में शामिल हो या ना हो उनकी मर्जी, लेकिन कई ऐसे भी देश थे जिन्होंने इस प्रकार का संगठन बनाया जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इस प्रकार से वो तीसरी दुनिया के देश बन गए। अब इस प्रकार से जैसा कि ये है जो पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट इस प्रकार से दो ध्रुव विश्व में स्थापित हो गए थे, इन दोनों गुटों ने अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना अपने है जो विचारधाराओं को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किए। और दोनों ने क्या किया, अगले वाले की विचारधारा को रोकने का प्रयास किया। अब है जो जैसा कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या अपन कह सकते हैं जिसकी ये जो पूंजीवादी विचारधारा थी जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका उसका प्रमुख देश था, वो चाहता था कि भाई साम्यवाद है जो ज़्यादा नहीं फैले, साम्यवाद का ज़्यादा विस्तार नहीं हो। तो उन्होंने साम्यवाद को यानी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ को रोकने के लिए उन्होंने कुछ है जो सैनिक गठबंधन किए, कुछ सैनिक संधियाँ की। और सैनिक संधियों में से जो पहली सैनिक संधि है वो है नाटो। नाटो, सीटो और सेंटो, ये तीनों है जो सैनिक संधियां हैं वो ये गुट करता है, पश्चिमी गुट करता है, यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी पूंजीवादी विचारक देश है, विचारधारा के देश है, वो है जो ये करते हैं। तो सबसे पहले जो नाटो NATO, अब देखो नाटो इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्थ उत्तरी, ए का मतलब एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब हुआ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। तो इस प्रकार से इस नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और ये है जो यूएसए इसलिए इस नाटो की स्थापना करता है ताकि साम्यवाद को रोका जा सके, यूएसएसआर सोवियत संघ को रोका जा सके और उसको है जो इस प्रकार से थोड़ा डराया जा सके। ठीक है ना। नाटो की जो स्थापना हुई उस समय है जो 12 देश इसके संस्थापक देश थे, मुख्यतः 12 देश जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देश थे, यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिकी जो उस समय 12 देश थे वो इसके संस्थापक देश थे, और उसका मुख्यालय था वो ब्रुसेल्स में था।
नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में था और इसके संस्थापक 12 सदस्य देश थे। वर्तमान में भी ये संधि संगठन, एकमात्र संधि संगठन नाटो, जो कि आज भी ये है जो कार्यरत है, आज भी कार्य कर रहा है। और नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश है। भारत अभी तक इस नाटो, इस संधि संगठन का अभी तक है जो भारत सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत भी इच्छुक है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, होगा या नहीं होगा, वो आगे की बात है, लेकिन अभी तक वो इसका है जो सदस्य देश नहीं है। तो इस प्रकार से ये नाटो संधि संगठन, जो कि पश्चिमी गुट ने अपने हैं जो पूंजीवाद का विचारधारा को बढ़ाने के लिए, साम्यवाद को रोकने के लिए उत्तरी अमेरिका व यूरोप के देशों के साथ ये संधि संगठन किया। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो ये सैनिक संगठन या सैनिक संधि करते हैं उसका नाम है सीटो, SEATO। अब ध्यान दें, S मीन्स या साउथ है, E ईस्ट, A एशिया, T ट्रीटी, O ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1954 में होती है, 1954 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय बैंकॉक में रखा जाता है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में रखा जाता है और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश होते हैं जहाँ है जो साम्यवाद पनपने का डर था, इसलिए इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए इनमें से प्रमुख देश थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, फिलीपींस, थाईलैंड और USA। ये प्रमुख देश है जो इसके सीटों के सदस्य देश थे। इस प्रकार से बाद में फ्रांस है जो वित्तीय सहायता देना बंद कर देता है, तो फिर है जो ये संगठन भी, ये सैनिक संगठन था, ये सैनिक संधि है, वो निरस्त हो जाती है और वह 1977 में ये सैनिक संधि निरस्त हो जाती है, क्योंकि फ्रांस है जो इसको वित्तीय सहायता देना बंद कर देता है, तो USA भी इससे हाथ खींच लेता है और 1977 में ये सैनिक संधि है वो निरस्त हो जाती है। इसके बाद में तीसरी जो ये पश्चिमी गुट यानी ये जो USA जो सैनिक संधि करता है, जिसका नाम है सेंटो, जिसको कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेंटो से पहले, यानी सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955 में होती है। सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955 में होती है। सेंटो का इससे पहले इसका नाम मेटो था, मध्य पूर्व संधि संगठन, या इसको बगदाद संधि भी कहते हैं, इसको बगदाद संधि भी कहते हैं, मध्य पूर्व संधि संगठन भी इसको कहते हैं। लेकिन जब इराक है जो इससे हट जाता है 1959 में, जब इराक इससे अलग हो जाता है, तब इसका नाम है जो सेंटो कर दिया जाता है। ठीक है ना, पहले इसका नाम मध्य पूर्व संधि संगठन मेटो या बगदाद संधि होता है, लेकिन 1959 में इराक इससे अलग हो जाता है तो इसका नाम है जो सेंटो कर दिया जाता है। ठीक है ना। और यह है जो मध्य एशिया के देशों का संगठन था, यानी संधि थी। इनमें से कौन कौन से देश थे? मुख्यतः है जो इनके 5 देश थे, ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश है इस सेंटो के सदस्य देश थे। इस प्रकार से ये 1955 में ये संधि होती है और 1979 में ये निरस्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान दें, सीटो सेंटो ये दोनों हैं जो निरस्त हो जाती है, लेकिन नाटो है वर्तमान में भी है जो कार्यरत है। वर्तमान में भी ये संधि है जो ये संगठन के जो देश है वो आज भी है जो नाटो संगठन कार्यरत है। इस प्रकार से ये तो हो गए तीनों जो सैनिक संधियां हैं, सैनिक संगठन हैं, वो इस पश्चिमी गुट ने यानी USA ने है जो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाए गए थे। अब है जो USSR सोवियत संघ ने पूंजीवाद को रोकने के लिए क्या किया, तो इन्होंने भी है जो एक संगठन बनाया जिसका नाम है वार्सा पैक्ट।
यूएसएसआर सोवियत संघ ने इन सारे जो सैनिक संगठन बनाए थे, इन सारों को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया गया। अब ये जैसे नाटो है, तो नाटो किस लिए बनाया गया? नाटो इसलिए बनाया गया, यानी इस संधि संगठन के अंदर जो भी, यानी इस संगठन के अंदर जो भी देश शामिल थे, इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो यूएसए कहता है वो मेरे पर हमला है और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। इस प्रकार की है जो इन देशों को, सारे देशों को है जो वो है, ये देश है जो गारंटी देता है, और इस प्रकार से ये सैनिक संधियां करके, सैनिक संगठन बना करके इनके खिलाफ है जो इनके प्रभाव को रोकने का पूरा प्रयत्न करता है। तो इन सारे जो सैनिक संधियां हुई थी, जो सैनिक संगठन बने थे, इनको रोकने के लिए यूएसएसआर सोवियत संघ ने एक है जो सैनिक संगठन बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट की स्थापना 14 मई 1955 को हुई। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट नाम से एक सैनिक संधि की, एक सैनिक संगठन बनाया, और इसके अंदर यूएसएसआर, ये सोवियत संघ तो था ही, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, और इस प्रकार से 8 देश है जो इसके सदस्य देश थे। जो आसपास के देश थे उनको है जो इन्होंने संगठित किया और कहा कि भी है जो जिस प्रकार से ये सैनिक संधियां कर रहे हैं, पूंजीवादी देश जिस प्रकार से पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, हमें इनको रोकना है, और इनको रोकने के लिए हमें है जो संगठित रहना पड़ेगा। और इन्होंने भी है जो ये कहा कि भाई किसी भी प्रकार की आप पर कोई आफत आती है तो मैं है जो आपका पूरी तरह से आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार से वार्सा पैक्ट जो संधि संगठन होता है उसका मुख्यालय है वो मॉस्को में होता है, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है उस समय ये भी है जो वार्सा पैक्ट संधि संगठन भी है जो निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सोवियत संघ जो पूर्वी गुट था उसके द्वारा जो सैनिक संगठन बनाया गया वार्सा पैक्ट, जो कि 14 मई 1955 को बनाया गया और 1991 में समाप्त हो जाता है। और फिर है जो 1991 में समाप्त होने के बाद में ये गुट समाप्त हो जाता है और पूर्वी गुट है जो वो लगभग समाप्त की कगार पर रहता है और इसकी विजय होती है। और इस प्रकार आज है जो वर्तमान के अंदर सर्वशक्ति संपन्न है जो अपन कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को माना गया है।